हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे क्या पैसा ही सब कुछ है। दो दोस्त एक जितना पैसा कमाते हैं फिर भी एक को ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। जब हम हेल्थ और एजुकेशन के क्राइटेरियाज पे कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि किसी देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। लेकिन उससे पहले डू लाइक शेयर and subscribe to my channel Treasures of Social Science. Do press the bell icon जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए। अब हमने लास्ट जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले वीडियो में इंडिविजुअल डेवलपमेंटल गोल्स। तो हमने इंडिविजुअल्स के लिए भी कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल इनकम होती है। फिर हमने कहा था इनकम के अलावा मटेरियल थिंग्स के अलावा हमें नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक रेस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी ये सब चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में नेशनल डेवलपमेंट की बात करी थी। तब भी हमने कहा था कि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि इनकम ही सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनकम के साथ साथ आपके देश में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब ये तो हमें पता चल गया हेल्थ और एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा हेल्थ और एजुकेशन किसी देश में अच्छी है या नहीं है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू दिस। अब हमें हेल्थ के बारे में कैसे पता चलेगा, विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। जिस देश में जितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतना ही कम होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अभी क्या है मैं भी आपको बताऊंगी। इसी तरह अगर हमें एजुकेशन पता लगाना है किसी देश में अच्छी है या नहीं है, तो ये हमें वहाँ की लिटरेसी रेट को देख के पता चलेगा और नेट अटेंडेंस रेशो को। समझ में आया। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन कैसा है। फिर अब हम पता होना चाहिए भाई लिटरेसी रेट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट? इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। अब इसके बाद हु इज़ रिगार्डेड एज लिटरेट। लिटरेट कौन है? जो 7 साल या उससे अबव है और वो कोई भी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग लिख और पढ़ सकता है। पूरी दुनिया में उस बंदे को लिटरेट कहा जाता है। और जितने इस तरह के लोग उस देश में होंगे उसको जब हम एडअप कर देंगे तो हमें लिटरेसी रेट मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो लिटरेसी रेट से हमें क्या पता चलता है? एजुकेशन। बिल्कुल ठीक। अब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये हमें बताता है किसी देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। देखो, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अगर अपनी 1 साल की उम्र होने से पहले दे डाई, इट मीन्स वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है उस देश में। तभी तो द चिल्ड्रन आर डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग इवन देयर 1 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। और इसको हम हमेशा किस प्रपोर्शन में देखते हैं? 1000 लाइव बर्थ्स के प्रपोर्शन में देखते हैं। ठीक है। वी ऑलवेज सी टू दिस इन कंपैरिजन टू द 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर in proportion to 1000 live children born in that particular year. ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशो की। मतलब उस एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे हैं जो एक्चुअली स्कूल अटेंड करें। पहले पता है ये वाला क्राइटेरिया कितना था? 14 to 15 ईयर्स था। अब जो नई बुक्स है ना बेटा उसमें इट हैज़ बीन चेंज्ड, इट इज़ 15 to 17 ईयर्स। 15 to 17 ईयर्स है। तो अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशो क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप। उस एज ग्रुप में जितने टोटल बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए? ज़्यादा कि कम? ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो उस देश को तरक्की मानी जाएगी ना कि हाँ ठीक है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सरकार इस पर फोकस करिए बच्चे स्कूल जाने के ऊपर। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम इंडियन स्टेट्स को कंपेयर करेंगे।
कौन से इंडियन स्टेट्स को कंपेयर करेंगे? हरियाणा, केरला एंड बिहार। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? हम इन्हीं स्टेट्स को क्यों कंपेयर करें? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, दैट इज हरियाणा। कुछ बुक्स में बेटा पंजाब और महाराष्ट्र भी गिवन है, वो पुरानी बुक्स हैं। जो आपकी बिल्कुल लेटेस्ट बुक है उसमें हरियाणा गिवन है, ठीक है। अगर आप कोई पुरानी बुक यूज़ करे होंगे आप हमेशा उसके अंदर ये चीज़ देखोगे। केरला को इंडिया में सबसे डेवलप्ड माना जाता है। इसके अलावा जो बिहार है उसको सबसे बैकवर्ड। आप देख रहे हो उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी कम है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को क्राइटेरिया लेके कंपेयर करें तो उसके हिसाब से हरियाणा को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम पैसे को कंसिडर कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम हेल्थ और एजुकेशन को भी कंसिडर करेंगे। तो हम क्या देखेंगे वहाँ पर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी देखेंगे, लिटरेसी रेट को भी देखेंगे, नेट अटेंडेंस रेशो को भी देखेंगे। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें केरला में बिल्कुल सही है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होना चाहिए? कम। लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये केरला में क्या है? ज़्यादा, इसीलिए उसे क्या माना जाएगा? ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। यूजुअली आपको डेवलपमेंट में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर MCQs आते हैं, ठीक है। इसमें से कोई बहुत लॉन्ग, लेकिन पता है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन बोर्ड का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो किसी भी चैप्टर में से 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स या केस स्टडी कुछ भी दे सकते हैं। मतलब आप बिल्कुल पर्टिकुलर, बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ही होगा। इट कैन ऑलवेज चेंज। तो ये हमारा जो अभी तक हमने किया है इसमें से लाइक डिफाइंस आ सकती थी आपके पास, लेकिन जो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो हरियाणा हैज़ मोर पर कैपिटा इनकम इन देन केरला, फिर भी वाई केरला इज रिगार्डेड एज मोर डेवलप्ड। केरला को हम ज़्यादा डेवलप्ड क्यों मानते हैं जबकि पर कैपिटा इनकम तो हरियाणा में ज़्यादा है? तो मुझे बताओ इसमें क्या 3 पॉइंट्स आएंगे अगर आपके पास 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है? फर्स्ट, आप कहोगे कि वहाँ पे द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज very low than in comparison to Haryana. Second, the literacy rate is very high and net attendance ratio is also high. ये सब चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से केरला को हरियाणा से ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें लिखनी है, इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो और ये वाले आंसर को हेडिंग के साथ लिखो। आप लिखो पहले कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, फिर उसमें लिखो आप infant mortality rate is low, this shows health facilities are good, education facilities। तो आप बताओ वहाँ पर कि लिटरेसी रेट इज़ हाई, नेट अटेंडेंस रेशो इज़ हाई। बिहार में तो 1/3 बच्चे, अगर आप स्कूल में जाओगे तो वेरी लेस स्टूडेंट्स दे आर कमिंग टू क्लास, लेकिन केरला में ये बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ आप लिख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, ठीक है। ये ओपन क्वेश्चन है, लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर रहेगा आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो, इसके साथ एक लाइन में नीचे लिख दो हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छा है। इसी वजह से इसको हरियाणा से ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है, ठीक है। शैल वी मूव ऑन? अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल दैट यू नीड टू लिव वेल। कि पैसा आपकी जेब में है वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिला सकता जो आपको अच्छे से रहने के लिए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दिला सकता। फिर आप कहोगे मैम हम तो एयर प्योरीफायर्स खरीद लेंगे, मास्क खरीद लेंगे, तो वो क्या है? आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हो, जो एयर है उसको साफ सुथरा कर रहे हो अपने पैसों को यूज़ करके। लेकिन आप पैसों से भगवान जी से ये तो नहीं कह सकते लो भगवान जी हमसे मेरे पास इतना सारा पैसा, मेरा पैसा ले लो, जहाँ मैं जाऊँ मेरे आसपास पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमें होनी चाहिए। वो तो नहीं कर सकते ना आप मेजर्स खरीद सकते हो लेकिन अपने लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, जबकि जब तक पूरी कम्युनिटी इसके लिए मेहनत ना करे, है ना। इसके अलावा अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स नहीं खरीद सकते। अगर बाज़ार में मिलावटी दवाइयाँ मिल रही हैं तो क्या आप पैसा दे के, ऐसा पॉसिबल है कि आपको कि भाई मैं तो ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ मुझे बिना मिलावट वाली दवाई दे दो? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर बाज़ार में मिलावटी दवाइयाँ मिल रही हैं
तो वो आपको भी मिलावटी ही मिलेंगी, चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा हो। ठीक है। इसी तरह आप पैसे से अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकते। आपको पता है कोविड के पीरियड में अगर हम एक एग्जांपल लें, बोरिस जॉनसन वाज द प्राइम मिनिस्टर देयर एंड ही सफर्ड फ्रॉम कोविड। तो अपने पैसे और पावर से वो अपने आप को कोविड से नहीं बचा सकते। अब इंडिया की भी बात करें, इतने फिल्म स्टार्स की आप बात करोगे कि उन्हें कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है, किसी को भी, तो वो क्या पैसे से अपने आप को उन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा सकते हैं कि नहीं भाई मेरे से दूर लो, मेरे से पैसा ले लो, लेकिन मुझे ये इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो? नहीं पॉसिबल है। आप पैसा दे के मेजर्स ले सकते हो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन अगर वो बीमारी को आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से पैसा ले लो, तो वो तो प्रिवेंटिव मेजर्स तो कोई भी ले सकता है, बचा नहीं सकते। तो ये तो 3 पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है, लेकिन इसके अलावा वो जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हमने किया था कि आप फ्रीडम नहीं खरीद सकते, सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, ठीक है, वो लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये भी एक ओपन क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये 3 पॉइंट्स ही गिवन है, तो ये तीनों तो होने ही चाहिए। ये भी आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, फिर अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें गिवन है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब वो अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ, एजुकेशन, लाइब्रेरीज, पार्क्स, वॉट एवर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, जो कि पूरी कम्युनिटी के यूज़ के लिए अवेलेबल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़। ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं बेटा, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मींस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, मतलब नेवर एंडिंग लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर हम सारों की बात करें तो फ्यू आई हैव एडेड, जो कि आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है, और ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, बोर्ड एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यू शुड नो कि व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज, दीज आर द फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर वेलबींग। अगेन, तो अगर हम कहें अगर एक एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है कि हम हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर हम एजुकेशन स्कूल की बात करते हैं, एक गांव का एग्जाम्पल लेते हैं कि वहाँ पे सिर्फ 1-2 फैमिलीज ऐसी हैं जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो चाहते हैं कि ये पब्लिक फैसिलिटी मिले, उन्हें अच्छा स्कूल मिले, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्कूल वहाँ पे और कोई नहीं चाहता गांव में। तो क्या सिर्फ 2 या 3 बच्चों के लिए स्कूल खोला जा सकता है गांव में? क्या वो स्कूल होगा, कहा जाएगा, जिसमें सिर्फ 3 बच्चे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वो फैसिलिटीज़, कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ आपको पैसा देकर भी नहीं मिलती, वो आपको तभी मिलती है जब पूरी कम्युनिटी उसके लिए कहे कि हाँ ये हमें चाहिए। कुछ गर्ल्स हैं वो पढ़ना चाहती है गांव में, लेकिन स्कूल ही नहीं है उनके लिए, पैसे से नहीं खरीद सकती वो स्कूल, उस चीज़ को, उस एजुकेशन को। समझ में आया आपको? इसी तरह एक और एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, ज़्यादातर जैसे इफ़ यू आर लिविंग इन बिग सिटीज़ इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रहते हो तो ज़्यादातर वहाँ पे जैसे कॉलोनीज़ होती हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, पूरे सारे घरों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी पर्सनल रखने की बजाय 10-15 घरों के लिए एक सिक्योरिटी पर्सनल रख लेते हैं, तो उससे उनको रीज़नेबल भी पड़ता है और फिर ये पब्लिक फैसिलिटी उन्हें मिल भी पाती है। ठीक है, तो अगर ये 2 एग्जांपल्स, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इवन आपके मोबाइल्स एंड आप ये लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हो, ये सारे कम्युनिकेशन है, जिस तरह से आप मैसेजेस, हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स सारे आ गए, एजुकेशन फैसिलिटीज़, स्कूल्स वगैरह हो गए आपके। इसके अलावा पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और लाइब्रेरीज़, ये भी आपके स्कूल से ही कनेक्टेड हो गया। इसके अलावा आपको पार्क्स चाहिए, जैसे कि कम्युनिटीज़ के लिए बरियर ग्राउंड्स चाहिए, ये सब क्या है? कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो हम क्या कह रहे हैं कि केरला में इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या है? कम है। ये हमने अभी पहले डिस्कस किया था। तो वो कह रहे वो भी कम किसकी वजह से? पब्लिक फैसिलिटीज़ जो वहाँ की सरकार लोगों को दे रही है।
इतनी अच्छे फैसिलिटीज़ दे रही है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कम है। क्या प्रोवाइड करिए, अगेन वही कॉमन पॉइंट्स आएंगे। हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दे रही है। इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये तो वही कॉमन हो गया, लेकिन एक नया पॉइंट है इसमें। क्या है वो नया पॉइंट? दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दैट इज़ वेरी एफिशिएंट। आपको पता है पीडीएस क्या होता है, लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था आपने। दैट इज़ व्हेन यू गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द फूड ग्रेन्स अमंग द पुअरर सेक्शंस एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस थ्रू राशन शॉप्स। जब राशन शॉप्स के थ्रू गवर्नमेंट जो गरीब लोग हैं उनको क्या देती है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, या बाज़ार से कम दाम में, या फिर अगर हम कहें फ्री ऑफ कॉस्ट भी। जैसे कोविड के वक्त सरकार फ्री में दे रही थी गरीब लोगों को खाने पीने का सामान, वैसे राशन कार्ड से कोई भी खरीद सकता है। लेकिन जैसे अब गवर्नमेंट ने ना डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी कर दी है। अगर हम खरीदने जाएँ कोई अपर कास्ट वाला अबव पॉवर्टी लाइन है, वो खरीदने जाए तो उसके लिए प्राइजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और गरीबों के लिए प्राइजेस कम होते हैं। तो जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा, खाना पीना खरीद सकता है, तो वो अपनी वाइफ का भी और अपने जो छोटा बेबी है उसका भी ध्यान रख सकता है। तो मदर को अगर अच्छी फीड मिलेगी तो बेबी भी हेल्दी रहेगा। इसी वजह से वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कम है केरला में, बिकॉज ऑफ दीज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। दैट इज आपके पास यही क्वेश्चन आएगा, व्हाई केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ध्यान रखना है इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको एक्स्ट्रा लिखना है। अब एक छोटा सा टॉपिक गिवन है रिगार्डिंग द बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या है बेटा, ये हमें वो जज करने के लिए कि इफ़ अ पर्सन इज ओवरवेट और अंडर नरिश्ड। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसमें आप जो वेट लेते हो ना किसी का भी, इन किलोग्राम्स लोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या लोगे, हाइट लोगे वो मीटर्स में। अगर आपने सेंटीमीटर्स, इंचेस किसी पे भी लिया है तो फिर आपको उसे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो बॉडी मास इंडेक्स है, इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ अ पर्सन इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हिज हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। तो उस तरह से आपके पास बॉडी मास BMI भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वो आ जाएगा। तो वो अगर आपका 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो, ठीक है, और 18.5 से 24.9 तक है तो फिर आप नॉर्मल हो। लेकिन अगर ये 25 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ओवरवेट हो, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये तीनों चीज़ें पता है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है इसको, UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है जो किस पे बेस्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बेस्ड है। पता है ये क्या करता है, कंट्रीज़ को क्या करता है, रैंक करता है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। और वो भी मैंने तुम्हें बताया ना, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात भी करें तो उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ना, वो ना आपकी इनकम होती है। उसके साथ साथ आप हेल्थ और एजुकेशन को भी कंसिडर करते हो जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करते हो, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP एंड इट इज बेस्ड ऑन HDI, and HDI is based on per capita income, health and education facilities। तो हेल्थ कैसे पता चलेगी, मैंने आपको पहले बताया, इसमें हम करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का, और एजुकेशन अगेन वही लिटरेसी रेट, और पर कैपिटा इनकम लेंगे। तो अगर आपके पास है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आप क्या कहोगे, पर कैपिटा इनकम तो आएगा ही आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। ये आपके HDI के एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस पर UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है और कंट्रीज़ को क्या करती है, रैंक करती है, ठीक है। ये UNDP का अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ UNDP,
कि ये नेशनल यूएन का ही है, ये एचडीआई पब्लिश करता है, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यूएनडीपी की जो एक रिपोर्ट थी उसके हिसाब से हमने ये देख रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइक इसमें से आपके पास एमसीक्यू आता है, बेसिकली एक आता है कि कौन सी ऐसी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग इंडिया से बेटर है, एंड इट इज़ श्रीलंका। आप देख रहे हो कि इंडिया एक के बराबर में एक छोटा सा आइलैंड नेबरिंग कंट्री है, लेकिन उसका रैंक इंडिया से बेटर है। आप ये देख रहे हो कि जो पर कैपिटा इनकम है उसकी इंडिया से कितनी ज़्यादा, और बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रैंक भी बेटर होगा। इसी तरह हम देख रहे हो बांग्लादेश और नेपाल, उनमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा है इंडिया से। ओहो, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट तो हम बताना भूल ही गए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है बेटा? इट इज़ the number of years, average years a person is expected to live at the time of birth, कि जब आप कोई बच्चा पैदा होता है तो ऑन एन एवरेज वो कितने साल जिंदा रहेगा। ज़रूरी नहीं है उतनी, एवरेज है ये। जैसे इंडिया में इट इज़ अराउंड 68 ईयर्स, है ना। और अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती जाएंगी तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता रहेगा? बढ़ता जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो 80 ईयर्स तक है। क्या शो करता है कि वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, है ना। सो दिस वॉज वी वर डिस्कसिंग अबाउट, इसमें से आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये जो मैं भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि HDI का क्या मतलब है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है, इंडिया से बेटर रैंकिंग किसका है, इंडिया का क्या रैंक है। वैसे तो इस तरह के डेटाबेस क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हाँ टेबल आ सकते हैं, उससे उस पर बेस्ड आपके को थोड़े से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताओ कौन बात करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो बात करता है दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कौन बात करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी टॉक्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये देखो डिफाइंस केवल है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसकी, वो हाउ विल यू डिफाइन इट? इट इज़ इंक्रीज इन द इनकम एंड प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी। एंड व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट? इट इज़ इंक्रीज इन द वेल बींग ऑफ द ह्यूमन बींग्स। उनको बेटर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं इसमें सिर्फ फोकस एरिया क्या है? पर कैपिटा इनकम। इसमें पर कैपिटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फोकस एरिया है वो सिर्फ आपका पर कैपिटा इनकम है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में आप पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या करते हो? कंसिडर करते हो। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कौन बात करता है? वर्ल्ड बैंक। और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कौन बात करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंसेस आ जाएं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, तो भी आपके पास सारे ही सेम यही पॉइंट्स आएंगे। बस उसमें आप क्या लिख दोगे? आप वर्ल्ड बैंक में लिखोगे कि टॉक्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, और यूएनडीपी टॉक्स अबाउट सॉरी दैट इज वर्ल्ड बैंक टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड यूएनडीपी टॉक्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, मैं लगातार बेटा, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, लगातार आपके लिए वीडियो बनाती हूँ बिना कहीं देखे, जो दिमाग में आता रहता है बस उसके हिसाब से बोलती रहती हूँ, है ना। तो जब हम सिर्फ इनकम को क्राइटेरिया लेते हैं तो ये क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट है। और जब हम इतनी सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उसके अलावा वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और ये किसकी बात करता है? ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं वो तभी हो सकती है तब फॉर श्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम के फॉर्म में, और ये आपको ये भी 3 मार्क्स में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंसेस, या वर्ल्ड बैंक या फिर यूएनडीपी में। जो एक और डिफरेंस आएगा वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी में, लाइक एक तो यही आएगा कि वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को क्राइटेरिया लेता है, और यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम के साथ हेल्थ और एजुकेशन को। वर्ल्ड बैंक एक नैरो कॉन्सेप्ट है और जो यूएनडीपी है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है।
और तीसरा आप लिखोगे जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्रीज को क्लासिफाई करता है रिच और पुअर में, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, क्लासिफाई करता है वो। और जो यूएनडीपी है वो कंट्रीज की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें रैंक करता है, ठीक है। तो ये उनके बीच के डिफरेंसेस हैं। अगर आपके पास आता है वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सोलर पैनल्स को यूज़ कर रहे हो, 5 आवर्स का यूज़ कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोलियम की जगह आप साइकिल चला रहे हो, प्लास्टिक को बैन करके, मना करके आप अपने घर से बैग लेके जा रहे हो या पेपर बैग्स को यूज़ कर रहे हो, अपनी अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। और डेवलपमेंट मीन्स वही तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, इनकम ज़्यादा कमाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। तो वो कह रहे हैं कि जब ये दोनों इकट्ठे हैं तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, तभी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें डर है। क्या डर है? अगर हम बात करते हैं कि अभी जो प्रेजेंट हमारे साइंटिस्ट कहते हैं जो करंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कोई भी इस तरह के मेजर्स को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ से क्या हो गया है कि जो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल क्यों नहीं है। देखो कितनी पॉल्यूशन हो रही है। देखो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी देश बिना तरक्की किए नहीं रह सकता, है ना। तरक्की करने के लिए उसे रिसोर्सेज को यूज़ करना ही पड़ेगा। ये हमने ज्योग्राफी के चैप्टर में भी किया था। और हर देश चाहता है कि उसका एटलीस्ट करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट तो मेंटेन रह ही रहे, चाहे वो और तरक्की करे ना करे। दोनों चीज़ें, या तो तरक्की करे या फिर प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट मेंटेन रहे। कम अंडर डेवलप्ड कोई नहीं होना चाहता। लेकिन उसके लिए वो क्या करे इस तरह की डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए? पॉल्यूशन को, इस एनवायरनमेंट को इस तरह से पॉल्यूट करते जा रहे हैं सारे ही देश, है ना। और रिजल्ट क्या होगा? हमारा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, हमारा अर्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो आजकल भी अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है हर जगह। कहीं पर फालतू में फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे स्टॉर्म्स आ रहे हैं। क्या है ये हमारी ही गलतियाँ हैं कि हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन हम अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आपके पास ये किसी भी पार्ट में आ सकता है कि लाइक व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन। आपकी बुक में उससे पहले 2 एग्जाम्पल्स गिवन है कि कैसे हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इज रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर, इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको पता है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जिनको हम क्या कर, मतलब अनलिमिटेड हैं और क्या कहते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं अंडर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, डेप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बेटा जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर पहले वाटर सिर्फ 20 फीट्स पे था, अब 25 सालों में वो 200 फीट पे चला गया है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ओवर यूटिलाइज कर रहे हो। कैसे? जैसे अगर मैं सपोज करो ये एक बकेट है, आप ये कहो कि हमारा ये ग्राउंड वाटर है, वाटर लेवल पहले यहाँ पर था, ठीक है, ये वाटर लेवल था, क्योंकि ये रिप्लेनिश होता है, मतलब रिन्यूएबल मतलब इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, फाइन। तो हमने इसको यूज़ कर करके जो वाटर लेवल है यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक चला गया, फिर बारिश आई तो वो वाटर लेवल यहाँ तक वापस हो गया, ठीक है। अब फिर हम डिलीट करके बताते हैं, फिर ये जो वाटर लेवल है हमने यूज़ कर करके और नीचे तक लिया है, और नीचे, तो फिर बारिश आई, रिप्लेनिश हुआ, तो वो सिर्फ यहाँ तक हुआ। ओवर द ईयर्स ये वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। बारिश उसे रिप्लेनिश तो कर रही है, लेकिन जितना हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ करें, तो वो और नीचे जाता जा रहा है ग्राउंड वाटर लेवल। तो इस तरह से तो आने वाले कुछ सालों में वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी। आपने अभी बेंगलोर के बारे में सुना होगा कि कैसे वहाँ पे वाटर स्केर्सिटी हो गई थी। वाटर तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर कैसे ख़त्म हो रहा है? क्योंकि जितना रेन उसे रिप्लेनिश करिए, हम उससे ज़्यादा उसे यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो क्या मेन रीजंस हैं, उसको हम क्यों, बहुत सारे गिवन है आपकी बुक में, जो गिवन है मैंने वो वाले अभी लिए हैं फिलहाल,
ओवर इरिगेशन, जैसे पंजाब हरियाणा वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे ओवर इरिगेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है ना। रैपिड ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स, बड़े बड़े शहर बसते जा रहे हैं, उनके अपने वाटर पंपिंग डिवाइसेस हैं सब सोसाइटीज़ के, तो वो कहाँ से पानी ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर को ही तो यूज़ करें, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, कम। और ये मैंने तुम्हें भी बताया था, रेन से रीप्लेनिश होता है पानी, लेकिन दिन पे दिन जो वाटर लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है अगर हम अभी से प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लें तो। ठीक है, हैंडपम्प इसीलिए लिया है क्योंकि जो हैंडपम्प है ना वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड वाटर को। दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है क्रूड ऑयल का आपकी बुक में, दैट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जो लिमिटेड है और ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिजर्व्स है, जो हमें पता है, जो डेवलप्ड रिसोर्सेज है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 50 मोर ईयर्स के लिए पेट्रोल बचा है हमारे पास। तभी तो आप देख रहे हो सारे देशों में हम क्या यूज़ करने की कोशिश करें, ग्रीन एनर्जीज़ को यूज़ करने की कोशिश करें, फोकस करें। जैसे आजकल गवर्नमेंट हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रही है। रीज़न यही है क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ये हो सकता है हमें और नए रिजर्व्स मिल जाएं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 50 ईयर्स के लिए एग्जिस्टिंग। आने वाले टाइम में हम नए डिस्कवर कर सकते हैं और हैं हमारे पास बहुत सारी जगह, अभी फ़िलहाल हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो अब वही है, क्या करना है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि आपको जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को करना है, ना तो ज़्यादा ना कम। कम करेंगे तो हम अंडर डेवलप्ड रहेंगे, ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। तीसरी चीज़, हमें अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाना है। इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम कैसे अपनी एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचाएं, कैसे अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करें, तो क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो सबसे ईजी है, आपको हर साइंस में हर जगह पोस्टर मेकिंग होती है, सब जगह आपको समझाया जाता है कि 5 आवर्स का यूज़ करना है ना। इसके अलावा हमें जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, हम अर्थ डे पे सब स्कूल्स में हम इस तरह की कैंपेन्स होती हैं जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि प्लांट्स लगाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर हमें अगर बचाना है तो ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, जैसे पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन हो रही है तो आप ड्रिप इरिगेशन करो। ड्रिप इरिगेशन से पानी कम यूज़ होता है। ठीक है, विंड एनर्जी को यूज़ करो, जहाँ पे विंड एनर्जी यूज़ हो सकती है। सोलर एनर्जी को यूज़ करो। गवर्नमेंट तो सब्सिडीज़ भी दे रही है इसीलिए, क्योंकि वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। और अब हमें दिख भी रहे हैं अपने आसपास सोलर पैनल्स तो काफ़ी यूज़ होने लगे। एंड से नो टू प्लास्टिक्स, गवर्नमेंट बैन कर देती है इतनी सारी जगहों पे, लेकिन क्या हम अपने पार्ट पे सिर्फ गवर्नमेंट के कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? क्या हम अपने पार्ट पे कुछ मेजर्स हमें नहीं लेने चाहिए ना। ठीक है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन बेटा अगर हमें अपनी अर्थ को बचाना है तो वी नीड टू टेक दोज मेजर्स, वी नीड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सिर्फ एक नेशन बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं है कि एक देश से कनेक्टेड नहीं, सिर्फ इंडिया को करना है। अगर इंडिया में पॉल्यूशन हो रही है तो उसका असर हमारे आसपास के देशों पे भी पड़ेगा। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो जो उसका पॉल्यूशन जा रहा है वो बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो जो पॉल्यूशंस हैं या जो भी चेंजेस हम अपने एनवायरनमेंट में कर रहे हैं वो सिर्फ नेशन बाउंड्रीज को नहीं समझते, वो पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इसी वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी ही करनी है। ठीक है, नाउ विद दिस वी फिनिश अप विद दिस चैप्टर। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ। और सच में अगर तुम्हें मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे तुम्हें नोटिफिकेशंस मिले। बाय फॉर नाउ।